आज मैं तुम्हें गोगी और तीफी बट को के साथ दुश्मनी रखने का मजा चखा दूंगा, ठा 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 ठा। मुझे उस ऑडियो के अंदर कोई ऐसी लाइन बताएं। नहीं हुन तो मैं जेल दा तो हुन फनकार हो गया, हुन जेल दा काटू हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया। जान तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। उसने ये कहा कि मैं 1 महीने तक सऊदी अरब चले जाऊंगा। उसकी बड़ी खालस वजह ये है कि हाई कोर्ट के अंदर बेल लगी हुई थी और गालिब इम्कानात थे कि वो बेल हो जानी थी। तोहफा दे देना वो जो बदामी बाग वाला है ना, जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए। हाँ। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अपने भी दोस्त है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गैंग तैयार कर लिया था या वो अपना इनकाउंटर करवाना चाह रहा था। है कौन वो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ, पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। हाँ, पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। आपको नहीं ऐसा लगता कि कहीं ये AI जनरेटेड एक कॉल थी? पुलिस पार्टी को कोई डैमेज ना होना, 3 बंदे आए हैं और 8 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर वो भारी हो गए हैं। जिसको छुड़ाने आए हैं उसी को मार के निकल गए हैं। अचानक पुराने डकैती के मुकदमे इसके ऊपर कैसे पड़ गए? मोबाइलों की डकैती होती है, चोरी होती है ना, तो वो चोर मार्केट में सेल होते हैं। कोई भी उसको ईसाइयाँ वाले कब्रिस्तान में या किसी कब्रिस्तान में दफना के नहीं रखता कि मैंने 1 साल बाद यहाँ से रिकवर करवाना है। जी नाजरीन, एहसन शाह के जो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में हलाकत के ऊपर बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे थे, बिल आखिर एहसन शाह की जो है वो मुबैना एक ऑडियो लीक होती है और वो अपनी बीवी से जो है वो इसमें बातें कर रहा है और कह रहा है कि जेल में आके मैं बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ। नहीं हुन तो मैं जेल दा तो हुन फनकार हो गया, हुन जेल दा काटू हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया। जान तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। मियाँ अब्दुल मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत है जो तने तनहा कह रहे थे कि एहसन शाह जैसा भी था वो बेकसूर हो या मुलजिम हो, मगर ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है ये नाहक है और ये इसके टोटली अगेंस्ट थे। तो अब ऑडियो लीक हुई है मियाँ साहब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका शुक्रिया अली भाई, ये आपका मेरा इस टॉपिक के ऊपर सेकंड इंटरव्यू है। ऑडियो जो लीक हुई है, जिस हद तक आपने इंट्रो में बताया वो यही है कि मैं जेल में आके फनकार हो गया हूँ। मुझे उस ऑडियो के अंदर कोई ऐसी लाइन बताएं जो जिसके ऊपर मैं डिस्कशन कर सकूं। मुझे लाइन वो बताइएगा जो आपके लिए इस कदर इम्पोर्टेंट हो गई है कि आप इस दफ्तर में तशरीफ़ ले आए हैं। ये सब उसमें ये चीज़ जैसे वो आपने भी सुनी होगी, उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ कि मैं जो है वो मैंने अपना एक गैंग जो है वो सेट कर लिया है और जल्द मैं रिहा हो जाऊंगा, फिर कौम को जो है एक सरप्राइज़ दूंगा। फिर उसमें एक किसी ऐसी शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वो अपनी बीवी को कह रहा है कि उसका नाम नहीं लेना, लेकिन मैंने जो है वो उनके बारे में प्रॉपरली प्लान कर लिया है, उनको शूट करने का या उनको जो है वो कत्ल करने का इरादा कर लिया है। अली भाई, अगर आप उस ऑडियो को दोबारा सुने तो पहले नंबर पे तो उसने गैंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा है कि मेरी अंदर टीम तैयार हो गई है। दूसरे नंबर पर उसने पूरी ऑडियो के अंदर कहीं भी नहीं कहा मैं किसी को शूट कर दूंगा। हाँ, उसने ये कहा कि मैं 1 महीने तक सऊदी अरब चले जाऊंगा। उसकी बड़ी खालस वजह ये है कि हाई कोर्ट के अंदर बेल लगी हुई थी और गालिब इम्कानात थे कि वो बेल हो जानी थी। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सऊदी चले ना, 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको, बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना वो जो बदामी बाग वाला है ना, जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अपने भी दोस्त है। लेकिन आपने मियाँ साहब चलें, मैंने वो एक गैंग कह दिया, आपने टीम कह लिया, दोनों एक सिमिलर चीज़ें। शूटर्स का तस्करा उसमें हुआ, दूसरा तस्करा सऊदीया जाने के बाद सरप्राइज़ मिलेगा, या एक कहा गया कि एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी से मुखातिब हो कह रहा है कि मैं आपके पापा के वो दोस्त भी हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे अरेस्ट भी किया था, शायद आपने वो भी सुना हो। तो जाहिर सी बात है कुछ शुबहात इन चीज़ों से भी जो ज़ाहिर होते हैं। अली भाई, पूरी ऑडियो दोबारा सुनिएगा, उसमें कहीं भी शूटर का वर्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं खुद जब जेल में गया था, तो जब जेल में हम जाते हैं ना तो अपने घर वालों को इसी तरह तसल्ली देते हैं कि इत्थे जी ताड़े पुत्र दे बड़े ताबेदार बंदे ने। जैसे मैं जब जेल में था तो मेरी वालिदा से बात होती थी ना, जब कॉल पर हफ्ते में 1 दिन होता था, उसमें 40 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए। तो जब वालिदा से बात होती थी तो मैं कहता था अम्मी ताड़े पुत्र की पूरी इत्थे टीम तैयार होई पई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, ताकि अगर किसी भी तरीके से कॉल टैप हो तो ये अंदाज़ा ना हो सके कि जी मियाँ अब्दुल मतीन कमज़ोर पड़ गया। तो एहसन शाह भी ये तसल्ली दे रहा था अपनी बीवी को कि 1 महीने तक मैं छूट जाना, 1 महीने तक फिर इंशाल्लाह सऊदी अरब जाऊँगा, आवाम को तोहफ़ा मिल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गैंग तैयार कर लिया था या वो अपना इनकाउंटर करवाना चाह रहा था। है कौन वो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया?
चले गए? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। मेन मसला कुछ हो रहा है। मैं अगर 1 मिनट के लिए तस्लीम भी कर लूँ कि ये ऑडियो सच्ची है, तो पहले नंबर पे तो सवाल ये उठता है कि ये ऑडियो टैप कैसे हो गई। दूसरे नंबर पे मियाँ और बीवी की आपस में डिस्कशन हो रही है। आप शादीशुदा बंदे हैं। आपकी बीवी जब आपसे बात करती है तो क्या कहती है आपको? अली मुराद मेरी बात सुनो, अली मुराद खाना खाओ, अली मुराद ये करो, या आपको सुनिए, ये देखिए, इस तरह करती है? किस तरह करती हैं? दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। आप उस ऑडियो को सुने, उसमें बार बार कह रही है एहसन शाह तू फनकार हो गए, एहसन शाह तू फनकार हो गए हैं। आपको नहीं ऐसा लगता कि कहीं ये एआई जनरेटेड एक कॉल थी? मतलब आप अभी तक जो है वो इस पे मुत्तफिक नहीं है। मैं मुत्तफिक कैसे हो जाऊं? मैं अगर 1 मिनट के लिए इसको दुरुस्त भी तस्लीम कर लूं तो इतने सवालात हैं कि जी 20 मिनट में इस तगासे से पर्चे का होना, पुलिस पार्टी को कोई डैमेज ना होना, 3 बंदे आए हैं और 8 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर वो भारी हो गए हैं, जिसको छुड़ाने आए हैं उसी को मार के निकल गए हैं, मार के जाने वाला भी भाई है। मेरी समझ में ये चीजें आ नहीं रही, राइट? फिर अंदर बैठा बंदा जो जुडिशल है किसी केस के अंदर, उसको 2023 के मुकदमे के अंदर फिजिकल रिमांड पर लेकर गए हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वो मुकदमा कौन सा? वो मुकदमा है 13/12/23। 13/12/23 जो मुकदमा है ये एक डकैती का मुकदमा है, और डकैती के मुकदमे के अंदर उन्होंने रिकवरी लेनी थी एहसन शाह से। 2024 18 फरवरी में अमीर बलाज टीपू का मर्डर होता है। तब तक तो एहसन शाह के ऊपर कोई भी केस नहीं था। अचानक पुराने डकैती के मुकदमे इसके ऊपर कैसे पड़ गए? अब सवाल ये है कि 2023 के अंदर अगर एहसन शाह ने कोई डकैती की थी तो उसका खजाना बरामद करवाने के लिए पुलिस इसको रात को ही क्यों लेकर गई? और वो खजाना क्या था? वो मुकदमा पढ़िए, 13/12/23 थाना शादबाग। ये मुकदमा आप पुलिस ऐप से निकाल के पढ़ें। मुदस्सर नामी कोई मदई है उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट बात कर रहा हूँ, तो उसने ना कॉल काट दी। जब मैंने एफआईआर पढ़ी तो पता लगा वो जो डकैती हुई है वो टेक्नो मोबाइल की हुई है। जब मोबाइलों की डकैती होती है, चोरी होती है ना, तो वो चोर मार्केट में सेल होते हैं। कोई भी उसको ईसाइयाँ वाले कब्रिस्तान में या किसी कब्रिस्तान में दफना के नहीं रखता कि मैंने 1 साल बाद ही यहाँ से रिकवर करवाना है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं सिर्फ एफआईआर का पोस्टमार्टम कर दूं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये मैं इसकी सदाकत पे तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि कोई हाई पुलिस ऑफिशियल खुद ना कहे कि हाँ जी ये ऑडियो हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं और वाकई ये वैलिड ऑडियो है। सबसे पहले तो कोई इसको तस्लीम करे ना हाई पुलिस ऑफिशियल के जी ऑडियो एहसन शाह की है। नहीं तो अगर लगता है आपको कि अगर वो सोशल मीडिया पहले वो तस्लीम करेगा, फिर उसके ऊपर हम एक केस फाइल करेंगे कि मियाँ बीवी की प्राइवेट बातों की, पर्सनल बातों की इंफॉर्मेशन उसने किस तरह राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया। पहला सवाल तो ये है। दूसरे नंबर पे ये एआई जनरेटेड किस्म की मुझे ऑडियो लग रही है जो सनसनीखेजी पैदा करने के लिए और इस मामले को दबाने के लिए, कस्टोडियल डेथ हुई है उसको दबाने के लिए ये बात की जा रही है कि जी एहसन शाह तो एक गैंग तैयार कर रहा था, एहसन शाह तो खुद निकलना चाह रहा था, फरार होना चाह रहा था, तो ये वाकई कोई मर्डर करके ही गया। भाई नहीं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकतें परवाज रखती है। जो बात पुलिस कर रही है वो भी अवाम के सामने, और जो बात आप और मैं कर रहे हैं ये भी अवाम के सामने है। अवाम को पता लग रहा है कि बात सच्ची कौन सी है। नहीं तो आपको अगर चलें इस मुबैना ऑडियो को लेके अगर खदशात हैं भी इसकी जो है वो सदाकत पर कि कितनी ये सच्ची है, तो बताइएगा कि आपके मुताबिक, ज़ाहिर सी बात है आप कानूनदान है और बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो आपके मुताबिक कौन सी ऐसी शख्सियत है जो पीछे छुपी हुई है और अभी तक वो सामने नहीं आ सकी? देखिए दोनों बेनिफिशरीज हैं। बट बरादरान भी बेनिफिशरीज हैं, तीफी बट और गोगी बट। उसकी वजह ये है कि इनके केस की एक वाहद करी जो पुलिस के मुताबिक ये है कि रैकी जो है वो एहसन शाह ने दी है, तो वो करी तो मर गई, वो करी तो टूट गई। अब कभी फ्यूचर में गोगी और तीफी बट पकड़े भी जाएंगे तो ये जो कमज़ोर कड़ी थी जो तोड़ दी गई उसमें एक चेन ब्रेक हो गई, और जब चेन ब्रेक हो जाती है तो क्रिमिनल केस को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। दूसरे नंबर पे ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस था जिसके अंदर
इल्ज़ाम गोगी और तीफ़ी बट के ऊपर ये लगाया गया है कि गोगी और तीफ़ी बट के कहने पर किसी ने फायर किया, राइट। वो चीखा है, वो चलाया है कि जी आज गोगी और तीफ़ी बट से बदला लेने का मज़ा चखा दो। पहले तो जो FIR बलाज टीपू फैमिली ने कटवाई है, पहले तो वो FIR मेरी समझ में नहीं आती। कोई किसी को मर्डर करने आता है तो वो आके डायरेक्ट करके गोली चलाता है। आज मैं तुम्हें गोगी और तीफ़ी बट को के साथ दुश्मनी रखने का मज़ा चखा दूंगा, ठा 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 ठा। ये बात समझ में आती है? लेकिन ये सब वो ऑन स्पॉट अगर कुछ जो एनी शाहिदीन थे, देखिए आपकी सारी बात दुरुस्त है। कभी कोई किसी को मारने जाता है तो वो जाके ये नहीं कहता आज मैं तुम्हें उससे दुश्मनी रखने का मज़ा चखा दूंगा। और अमीर बलाज को कोई मारने आया तो उसको पता था कि यार जितने गनमैन गार्ड साथ होते हैं एंड च मारा मैं भी जाना है, तो ये बात करने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर किसी ने किसी शूटर को हायर कर ही लिया है तो वो उसको ये क्यों कहेगा कि तुमने जाते जाते पहले मेरा राज खोलना है, पूरी शादी हाल के अंदर मेरा राज खोलोगे कि आज मैं तुम्हें गोगी और तीफ़ी बट के साथ दुश्मनी रखने का मज़ा चखाता हूँ। मैं FIRs के ऊपर काम करने वाला बंदा हूँ कि जी FIR के अंदर क्या कहानी है, फिर उसको साबित करना। अगर इसकी करी एहसन शाह थी तो वो करी तोड़ दी गई है। अब इस चेन को साबित करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। क्या आपके मुताबिक जो ये टीपू फैमिली है, ये एहसन शाह के इस हमले के पीछे कुछ इनके शुबहात हैं आपको? मुलव्वस हो भी सकती है। उसकी वजह है कि टीपू फैमिली के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। पहले उनका बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, उसके बाद टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, अमीर बलाज कत्ल हुआ। बड़ी ज़्यादती है कि 3 नस्लें कत्ल कर दी गई, 3 नस्लें हो गई ना। अब यहाँ पर जब 3 नस्लें कत्ल होती हैं तो फिर दुश्मनी तो बढ़ती है। और कई मरतबा लोग ये सोचते हैं कि यार अन्ना वड्डा गैंगस्टरी या गैंग ग्रुप पे ते इन्हां दा बंदा मर गया, तो वो फिर कहीं ना कहीं उस इज्जत को बचाने के लिए भी कि जी ऐसी बहुत वड्डी तोप चीज़ ऐसी पुलिस कस्टडी च बंदा मरवा छड़िया, तो माइट भी पॉसिबल ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। एक चीज़ वाजे है, अपनी टेरिटरी को जो है वो, एक चीज़ वाजे है, एहसन शाह की तरफ से नहीं हो सकता। अगर पुलिस पार्टी के ऊपर हमलावर होती ना तीन गैंगस्टर्स, ये मुमकिन नहीं था कि पुलिस पार्टी बच जाती। भाई जो मारने आया होता है वो मार के जाता है, राइट। दूसरे नंबर पे जिसको वो बचाने हैं उसी को ठोक गए। ये आप इतने इसके अंदर शकूक व शुबात हैं भाई कि बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अवाम के सामने। और उनमें से एक जो चीज़ वाज़े हो गई है वो ये है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी। अब पूरी कौम ने ये तस्लीम कर लिया कि जो भी था, ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये एक ज़्यादती है। आप अभी तक किसी चीज़ पे कायम? मैं अभी तक नहीं, मैं हमेशा कायम रहूँगा इसके ऊपर। मैं बल्कि आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एहसन शाह के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि उनका जो है वो कस्टडी में ऐसे हलाक हो जाना, जाम बाक हो जाना, इसके हवाले से आप। एहसन शाह क्या कोई मक्खी भी है पुलिस कस्टडी के अंदर है, क्यों मरे भाई? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और जब रियासती इदारों के अंदर कत्ल होते हैं ना, तो फिर रियासती इदारों से यकीन और एतमाद की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। और जब रियासती इदारों से यकीन और एतमाद की फ़ज़ा ख़त्म होती है तो ये दहशत गर्दी की सूरत के अंदर निकलता है। और फिर ऐसे दहशत गर्द लोग पैदा होते हैं, फिर वो रियासती इदारों या उनके एहलकारान को नहीं देखते। अच्छा, ऑडियो की जानिब आते हैं। ऑडियो किसी ने भी लीक की है, लगता है कि ये एक तरह का क्लैरिटी मैसेज भी है। एहसन शाह की जो शख्सियत, जो किरदार एक डेवलप कर दिया गया था हमारी नज़रों में, उसी के हवाले से क्लैरिटी थी कि शुबहात, जैसे आपने कहा कि पुलिस कस्टडी में नहीं होना चाहिए था, या इसमें बट बरादरान है या बलाज की फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो एक क्लैरिटी बेस वो मैसेज बना के जो उसको प्रेजेंट किया गया कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह प्लान कर रहा था, क्या सोच रहा था। देखिए, आज के ज़माने में मासूम सिर्फ वो है जिसका जुर्म नहीं पकड़ा गया। आप में और मुझ में हज़ारों खामियां होंगी, हम शरीफ इसलिए बने पड़े हैं अवाम के सामने कि हमारी बदमाशी पकड़ी नहीं गई। हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पर्सनल ज़िंदगी होती है। एहसन शाह को मैं कहूँ कि जी 1000 उसमें बुराइयाँ थी,
मेरा मेन सवाल उसकी बुराइयों से नहीं है, मेरा मेन सवाल है कि क्या अमीर बलाज के मर्डर के पीछे एहसन शाह है, जो मुझे प्राइमा फशाई नज़र नहीं आता। दूसरे नंबर पे, क्या कस्टोडियल टॉर्चर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या कस्टोडियल डेथ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मेरे सवाल ही ये हैं, उसकी उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो किन लड़कियों के साथ रंग रलियां मिलाता था या मनाता था, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मेन सवाल कानूनी है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है वो होनी चाहिए थी कि नहीं। ठीक है, क्या वजह है अभी तक एहसन शाह के जो लॉयर थे वो भी जो है वो मंजरेआम पे नहीं आए, कोई स्टेटमेंट नहीं की, कुछ भी उनकी जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। इवन कि फैमिली की बात कीजिए, फैमिली भी 2-3 दिन से, जो इनका आबाई इलाका है, जो घर है, वहाँ पर फैमिली भी मौजूद नहीं, घर पे ताले पड़े हुए हैं। देखिए, उसकी वजह ये है कि उन्होंने 2 नामालूम डाल दिए पर्चे के अंदर और 1 नामजद कर दिया अली रज़ा। अब कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो नामालूम के अंदर उस बंदे को डालेंगे। औरतें कार्रवाइयाँ करती नहीं, कानूनी कार्रवाइयाँ कोई मर्द करेगा तो उसको नामालूम के अंदर डाल के झटका दे देंगे 302 का। फिर ये फैमिली इस कदर खौफजदा हो गई है कि मज़ीद कानूनी कार्रवाई से बच के कि बस इसमें इस केस में से निकलना चाह रही है। इनका एक बेटा तो शहीद हो गया, बल्कि इसको कत्ल के या शहीद के जो भी हुआ, एक बेटा तो चला गया। अब जो बाकी बच्चे हैं ना, उनको भी तो बचाना है। रियासत इस कदर, रियासती अदारे इस कदर जालिम हो चुके हैं कि किसी की जान की परवाह की हैसियत नहीं है उनको, राइट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि अगर ये काम इसी तरह होते रहे तो वक्त दूर नहीं है कि जब अवाम इकट्ठी होकर इनकलाब लेकर आएगी और वो इनकलाब खूनी इनकलाब होगा। उस इनकलाब से पहले ही इस इनकलाब को एक तरतीब से, एक रेवोल्यूशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आने दें कि अवाम अपनी ड्यूटीज़ को समझे, अदारे अपनी ड्यूटीज़ को समझें और दोनों अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करें ताकि एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखा जा सके। जी नाज़रीन, मुबीना ऑडियो के हवाले से एहसन शाह के बारे में जो है, ख़ुसूसन उस ऑडियो लीक के हवाले से जो मियाँ अब्दुल मतीन साहब के ख़यालात थे, इनके शुबहात थे, जो हमारे भी शुबहात थे जो हमने इनके सामने रखे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।